नमस्कार, संडे की बड़ी स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं आदिति त्यागी हूं। आज संडे की बड़ी स्टोरी में मेन्यू कार्ड जल्दी से आपको बताएंगे, यानी वो कौन सी बड़ी खबरें हैं जिन पर रहेगी जी न्यूज की नजर अगले आधे घंटे। तो हमारी पहली खबर है, सावधान, आ रहा है ओमिक्रॉन। सोमवार से संसद में क्या शीत युद्ध होगा? देश सेवा वर्सेस परिवार सेवा, ये सवाल क्यों उठा रहे हैं, ये डिटेल भी अब से बस थोड़ी ही देर में। और यूपी में रैलियों के रवि वॉर की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कोरोना के नए खतरे ओमिक्रॉन की। ओमिक्रॉन, ये नाम इन दिनों दुनिया भर के लोगों की जुबान पर है। नाम इसलिए जुबान पर है क्योंकि ओमिक्रॉन कोरोना का नया वेरिएंट है, जिसकी शुरुआत ये कहा जा रहा है साउथ अफ्रीका से हुई है। ओमिक्रॉन का संक्रमण पुराने वायरस की तुलना में ज्यादा तेजी से फैलता है। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन साउथ अफ्रीका, बेल्जियम, हांगकांग, बोत्सवाना के बाद ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच चुका है। वहां भी 2 मरीजों में ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया गया है। ओमिक्रॉन को रोकने के लिए देश में भी तैयारी की जा रही है। सबसे पहले आपको ये बताते हैं भारत में कहां क्या तैयारी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों को चिट्ठी लिखी है। राज्यों को सतर्कता और निगरानी बढ़ाने के लिए कहा गया है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बहाल करने का जो फैसला है उसकी समीक्षा की जाएगी। 15 दिसंबर से ये नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू होनी थी, लेकिन अब इस फैसले की समीक्षा की बात कही जा रही है। लखनऊ एयरपोर्ट पर यात्रियों की स्क्रीनिंग होगी। उद्धव ठाकरे ने भी महाराष्ट्र में सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है। प्रभावित इलाकों से, प्रभावित देशों से फ्लाइट रोकने की मांग अरविंद केजरीवाल द्वारा की गई है। अगर आपने भी कोरोना को लेकर लापरवाही करना शुरू कर दिया है तो ये बात आप समझ लीजिए, कोरोना के आगे ओमिक्रॉन है। I am worried because, well, it's apparently more dangerous than the previous one due to mutations. I'm very, very scared. We're going to take every precaution. So I do think people will take this more seriously. दुनिया भर के लोग एक नाम से दहशत में हैं और वो नाम है ओमिक्रॉन। पिछले करीब 20 महीने से दुनिया कोरोना की चपेट में है। जब जब उम्मीद लगती है कि अब कोरोना का खतरा कम हो रहा है, कोरोना इच्छाधारी रूप फिर बदलकर नई दहशत के साथ सामने आ जाता है। और इस बार कोरोना का खतरनाक रूप ओमिक्रॉन वेरिएंट के रूप में सामने आया है। शुरुआत हुई है दक्षिण अफ्रीका से। ओमिक्रॉन वेरिएंट को बड़ा खतरा क्यों माना जा रहा है? सबसे पहले इसकी वजह समझ लीजिए। WHO के मुताबिक ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट से 7 गुना तेजी से फैलता है। ओमिक्रॉन में 32 म्यूटेशन पाई गई हैं, जबकि डेल्टा में 15 म्यूटेशन मिले। ओमिक्रॉन वेरिएंट दुनिया के आधा दर्जन से ज्यादा देशों में फैल चुका है। दक्षिण अफ्रीका, नीदरलैंड, बोत्सवाना, हांगकांग, ब्रिटेन और बेल्जियम में ओमिक्रॉन वेरिएंट के कोरोना मरीज मिले हैं। ओमिक्रॉन के खतरे के बाद दुनिया भर में हड़कंप है। यूरोप से लेकर अमेरिका और एशिया के देश अफ्रीकी देशों से उड़ानों पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में ओमिक्रॉन के कारण आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। न्यूयॉर्क में अस्पतालों में बेड की क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। अमेरिका ने म्यूटेंट स्ट्रेन ओमिक्रॉन को आने से रोकने के लिए 8 दक्षिणी अफ्रीकी देशों की उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है, जो सोमवार से लागू होगा। But again, I can't stress enough. One, if you have not had the booster shot, get the booster shot. Cannot stress enough the importance of getting vaccinated for those who have not been vaccinated. I will say what I say every time because it remains true. They are safe. The vaccines are safe. They are free and they will save your life. ओमिक्रॉन संक्रमण के खतरे को देखते हुए इजराइल ने भी अपनी सीमाओं को सील कर दिया है। इजराइल ने विदेशी यात्रियों के आने पर प्रतिबंध लगा दिया है। फ्रांस, ब्रिटेन समेत कई यूरोपीय देश अफ्रीका से आने जाने वाली उड़ानों पर पाबंदी लगा चुके हैं। श्रीलंका, सऊदी अरब और सिंगापुर भी अफ्रीकी उड़ानों पर रोक लगा चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा मंडरा रहा है, तो वहीं दक्षिण अफ्रीका ने इस खतरे को बढ़ा चढ़ाकर बताने के लिए यूरोपीय देशों की निंदा भी की है। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका मेडिकल एसोसिएशन ने ओमिक्रॉन के लिए राहत भरी खबर भी दी है।
जिस अफ्रीका से नए स्ट्रेन की शुरुआत हुई है, वहां पिछले 2 महीने से नए मरीजों और कोरोना से मौतों की संख्या में गिरावट दर्ज हुई है। ये बात इसलिए अहम है क्योंकि साउथ अफ्रीका मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि अफ्रीका में ओमिक्रॉन वेरिएंट 2 महीने से मौजूद है। तब से अब तक ये 32 बार अपना रूप बदल चुका है। इसके बावजूद मौतों की संख्या में कमी आ रही है। इसके अलावा साउथ अफ्रीका के अस्पतालों में बहुत भीड़ जैसे हालात नहीं है। साउथ अफ्रीका मेडिकल एसोसिएशन ने कहा कि जिन लोगों ने कोरोना के दोनों वैक्सीन लगवा लिए हैं, उनमें संक्रमण तो मिला है, लेकिन कोई गंभीर लक्षण नहीं दिखाई दिया। हालांकि दक्षिण अफ्रीका के लोग खुद को बचाने के लिए तेजी से वैक्सीन लगवाने के लिए आगे आ रहे हैं। I am worried because, well, it's apparently more dangerous than the previous one due to mutations. फिलहाल ओमिक्रॉन को लेकर पूरी दुनिया डरी हुई है। एक एक कर कई देश अफ्रीका से आने जाने वाली उड़ानों पर ब्रेक लगा रहे हैं। वहीं भारत ने भी 15 दिसंबर से शुरू होनी नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की समीक्षा करने का फैसला लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जब से कोरोना की शुरुआत हुई तब से ही विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO पर चीन के दबाव में काम करने के आरोप लगे हैं। अब साउथ अफ्रीका में मिले कोरोना के नए वेरिएंट के नामकरण को लेकर भी WHO पर चीन का दबाव साफ दिख रहा है। दरअसल WHO ने नए वेरिएंट को ओमिक्रॉन नाम दिया। WHO के सीक्वेंस के मुताबिक वेरिएंट का नाम ग्रीक वर्णमाला के 13वें न्यू या 14वें अक्षर जी पर आना था, लेकिन WHO ने जानबूझकर इन अक्षरों को छोड़ दिया। जानकार मानते हैं कि अगर न्यू से न्यू शब्द का कंफ्यूजन पैदा होता तो शी का नाम चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नाम पर आता, क्योंकि शी नाम जी से प्रोनाउंस होता है। इसलिए WHO ने इन 2 अक्षरों को छोड़कर ओमिक्रॉन नाम रखा। WHO की चेतावनी के बावजूद वीकेंड्स पर बाजारों में शॉपिंग के लिए और घूमने के लिए लोग बड़ी संख्या में निकले। आपको दिखाते हैं किस तरह से दिल्ली के अलग अलग बाजारों में आज लोगों की भीड़ के साथ लापरवाही भी देखने को मिली है। दुनिया भर में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन जो है वो लगातार तबाही मचाता जा रहा है। कई देशों में लॉकडाउन लगा हुआ है और कई देशों में अब नया वेरिएंट जो सबसे घातक बताया है, WHO ने उसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न बताया है, वो फैलता जा रहा है। लेकिन देश की राजधानी यानी दिल्ली के बाजारों का क्या हाल है वो हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हम दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में हैं और अगर आपको तस्वीरें दिखाएं तो ये वो मार्केट है जहां पर वीकेंड्स पर सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है। आज रविवार का दिन है और आज किस तरीके से यहाँ पर खचाखच भीड़ है आम लोगों की, और ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि किस तरीके से लोग अभी भी लापरवाह बने हुए हैं। लोगों के चेहरों से मास्क उतरा हुआ है, सोशल डिस्टेंसिंग आपको यहाँ पर बिल्कुल नज़र नहीं आएगी। और यही कारण है कि जो अप्रैल 2021 में किस तरीके से जो डेल्टा वेरिएंट था कोरोना का उसने तबाही मचाई, और यही कहीं ना कहीं एक बार फिर से तबाही मचाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि फिर से लापरवाही बढ़ती जा रही है। कोरोना का डर खत्म हो गया है? नहीं सर, अभी तो डर तो बना हुआ है सर। आपने मास्क क्यों नहीं पहना? सर मास्क था सर, बच्चे ने खोल दे रहा बार ना, इसलिए बच्ची के चेहरे पे भी नहीं देख पा रहा हूँ। बच्चे का मास्क है सर, गाड़ी में रखा हुआ है सर। आपने मास्क नहीं पहन रखा? एक्चुअली सर मुझे ना थोड़ा सा खांसी आई, मतलब मुझे कैसे तो भी लग रहा था, इसलिए। हमने आपको दिल्ली के सरोजनी नगर की तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से वहां पर लोग लापरवाह हो रहे थे। अब हम आपको दिल्ली के ही एक और मार्केट जो लाजपत नगर मार्केट है वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग भीड़ में आए हुए हैं, खचाखच यहाँ पर भी भीड़ है। सोशल डिस्टेंसिंग आपको बिल्कुल नजर नहीं आएगी, कुछ लोगों के चेहरों से मास्क भी उतरे हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं चिंता एक बार फिर बढ़ती हुई जा रही है। कई दुकानें हैं यहाँ पर कपड़ों की, फुटवेयर की और खाने पीने की जो तमाम दुकानें हैं वो यहाँ पर हैं। तो लोग वीकेंड पर खरीदारी करने निकले हैं। ऐसे में लोगों के अंदर कहीं ना कहीं वो डर इस मार्केट में भी देखने को नहीं मिल रहा है। भीड़ वाले इलाकों में आए हैं, मास्क रखा हुआ है, मास्क है, आपने पहना नहीं है? है अभी बस। ऐसे में तो कोविड का नया वेरिएंट आया है, ये रहा भैया, ये रहा। चिंता बढ़ा सकता है ना मैम? आपको डर नहीं लगता मैम? डर लगता है, अभी उतारा है भाई मैंने, बिल्कुल। अच्छा, अभी उतारा है आपका मास्क। तो लोग इस तरीके से कहीं ना कहीं बहाने बना रहे हैं कि हमने अभी मास्क उतारा है, लेकिन यही वजह है जिसकी वजह से पिछले साल भी कोरोना का संक्रमण बढ़ा, इस बार भी बढ़ा, और अब डेल्टा वेरिएंट के बाद ओमिक्रॉन भी कहीं ना कहीं चिंता लगातार बढ़ा सकता है। वैभव परमार, जी मीडिया, दिल्ली। माई संडे की दूसरी बड़ी स्टोरी संसद सत्र से जुड़ी हुई है। सोमवार से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। शीतकालीन सत्र में इस बार भी हंगामा होने के पूरे आसार। आज केंद्र ने
केंद्र सरकार ने पूरी कोशिश की कि सर्वदलीय बैठक के माध्यम से विपक्ष को मना लिया जाए, लेकिन विपक्षी दलों के तेवर ये बताने के लिए काफी कि संसद का शीतकालीन सत्र शीत युद्ध से कम नहीं होगा। सर्वदलीय बैठक, बीजेपी की बैठक, एनडीए की बैठक, उपराष्ट्रपति की बैठक। सोमवार को संसद सत्र शुरू होने से पहले रविवार का दिन बैठकों के नाम रहा। अगले 25 दिनों की रणनीति बताने के लिए बैठकों के कई दौर चले। सबसे पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक में विपक्षी दलों के नेता पहुंचे। बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी की जगह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। हालांकि विपक्ष ने पीएम मोदी के नहीं आने पर आपत्ति जताई। सर्वदलीय बैठक के जरिए सरकार ने विपक्ष की नब्ज टटोलने की कोशिश की। हालांकि विपक्ष ने सरकार के सामने ये जता दिया कि वो शीतकालीन सत्र में सरकार के माथे पर शिकल लाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी और हम कोऑपरेट करेंगे सरकार के अच्छे चीजों पर, अच्छे बिल पे। अगर वो हमारे बातों को नहीं मानते तो हाउस डिसरप्शन का जिम्मेदारी तो हम नहीं ले सकते। जिम्मेदारी उनके ऊपर है कि किस ढंग से सदन चलाना। सर्वदलीय बैठक में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने बीच बैठक में ही मीटिंग का बहिष्कार कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि मीटिंग में उन्हें अपनी बात नहीं कहने दी गई। मैंने पंजाब का मसला उठाया कि पंजाब में आपने बीएसएफ का कार्य क्षेत्र 50 किलोमीटर बढ़ा दिया, वहाँ पर अशांति फैली हुई है। आप लोग जिन्ना जिन्ना करते घूम रहे हैं, किसान गन्ना गन्ना कर रहा है, आप कुछ सुनने को मानने को तैयार नहीं है। ना पार्लियामेंट में बोलने देते हैं, ना ऑल पार्टी मीटिंग में बोलने देते हैं। तो ऐसी मीटिंग में रह के क्या फायदा है। विपक्ष के रुख से साफ है कि संसद का शीतकालीन सत्र सरकार के लिए आसान नहीं रहने वाला। बाकी के विषय, चाहे वो चाइना का एग्रेशन हो, इन्फ्लेशन का मुद्दा बहुत बड़ा है, पेट्रोल डीजल का मुद्दा है, कौन से विषय पर वो चर्चा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में मानेंगे, ये तय कल हो जाएगा। फिर सारी चीजें हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। संसद में जितने विधेयक पेश होने वाले हैं, उसमें कई मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने के लिए तैयार है। आपको बताते हैं कि इस बार संसद किन किन मुद्दों को लेकर शीत युद्ध का मैदान बन सकता है। विपक्ष के खिलाफ सरकार को घेरने का सबसे बड़ा मुद्दा किसानी होगा। सरकार भले ही तीनों कृषि कानून वापस ले, लेकिन विपक्ष किसान के मुद्दे को हाथ से नहीं जाने देना चाहता। न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानून की मांग, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को हटाने की मांग, महंगाई के मुद्दे को लेकर भी हंगामे के आसार हैं। इसके अलावा कांग्रेस साफ कर चुकी है कि कोविड से मारे गए लोगों को 4 लाख रुपए मुआवजा देने का मुद्दा संसद में उठाएगी। साथ ही कांग्रेस पार्टी चीन के अतिक्रमण का मुद्दा भी दोनों सदनों में उठाएगी। चर्चा तो बहुत हुआ। हमारे पार्टी से तृणमूल कांग्रेस का तरफ से मैंने जो बताया वो वेरी पॉजिटिव इश्यूज पर। एक, प्राइस राइज ऑफ पेट्रोल डीजल विथ एसेंशियल कमोडिटीज। नंबर 2, एग्रीकल्चरल बिल विथ मिनिमम सपोर्ट प्राइस शुड बी लीगलाइज्ड। एक और जहां कांग्रेस ने अपने मुद्दे साफ कर दिए हैं, तो तृणमूल कांग्रेस के पास भी सरकार को घेरने के कई मुद्दे हैं। इनमें बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का मुद्दा उठाएगी, महिला आरक्षण बिल, मुनाफे में चल रही सरकारी कंपनियों के विनिवेश, पेगासस जासूसी विवाद और संघीय ढांचे से छेड़छाड़ को लेकर संसद में केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। टीएमसी की एक मांग ये भी है कि बिल पर सही तरीके से चर्चा नहीं होती। संसद के इस सत्र में भी सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने पूरी तैयारी कर ली है। चाहे मुद्दा किसानों के मुआवजा का हो, या फिर एमएसपी को लेकर कानून बनाने का, या फिर बेरोजगारी का, या फिर महंगाई का, इन तमाम मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरेगा और जवाब चाहेगा। सर्वदलीय बैठक में बीजेपी संसदीय कार्यकारिणी और एनडीए में शामिल दलों की भी एक बैठक हुई, जिसमें विपक्ष के हमलों का जवाब देने के लिए रणनीति पर चर्चा हुई। संसद का शीतकालीन सत्र काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि सरकार 3 कृषि कानूनों को वापस लेगी और इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश करेगी, जिसके लिए लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी दलों को शांत बनाए रखना सरकार के लिए जरूरी है। सरकार नियम के अधीन
जो कुछ भी चर्चा माननीय स्पीकर और माननीय चेयरमैन परमिट करते हैं वो सब चर्चा के लिए सरकार तैयार है। सरकार के तरफ से हमने यही निवेदन किया है, सभी चर्चा के लिए नियमों के अनुसार सरकार तैयार है जब स्पीकर और चेयरमैन परमिट करता है, लेकिन बिना डिसरप्शन सदन चले, सदन का कार्यवाही चले, यही हमने रिक्वेस्ट अपोजिशन से किया है। बैठकों का दौर शीतकालीन सत्र शुरू होने से ठीक पहले भी चलेगा, जब कांग्रेस पार्टी की अगुवाई में विपक्षी दलों की बैठक होगी। हालांकि कांग्रेस की बुलाई बैठक से टीएमसी दूर रहेगी। संसद में किसकी रणनीति रंग लाएगी, सरकार की या विपक्ष की? और क्या संसद का यह सत्र शांति से निपट जाएगा या फिर शीत युद्ध होगा, देखना दिलचस्प होगा। वैसे सरकार ने भी विपक्ष के सारे हमलों के जवाब देने की पूरी तैयारी कर रखी है। पहले ही दिन किसानों से जुड़े बिल को रिपील कर ये मैसेज दिया जाएगा कि सरकार किसानों के साथ खड़ी है, और साथ ही साथ हो सकता है कि एमएसपी और मुआवजे को लेकर भी कोई कानून बनाया जाए या फिर कमेटी बनाई जाए, ताकि विपक्ष को बहुत ज़्यादा सरकार पर हमला करने का मौका नहीं मिले। इसके अलावा तमाम मुद्दों पर सरकार को बचाव करने के लिए बीजेपी और एनडीए के समर्थक जो सांसद हैं उनको भी पूरी तरह से तैयार किया गया है। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, दिल्ली। तो संसद के शीतकालीन सत्र में इस बार करीब 30 विधेयक पेश किए जाएंगे, जिनमें सबसे ज्यादा आर्थिक सुधार से जुड़े हुए बिल होंगे। सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि वो 3 बिल जो रद्द होंगे वो कौन से हैं। तो फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020 रद्द किया जाएगा। फार्मर्स एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट, ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020 भी रद्द किया जाएगा। इसके अलावा आवश्यक वस्तु संशोधन एक्ट 2020 भी रद्द होने वाला कानून है। अब जो बिल पेश किए जाएंगे उनमें क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 शामिल है। इस बिल से क्या होगा? इस बिल से क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगेगा और आरबीआई अपनी डिजिटल करेंसी लाएगा। बिजली संशोधन विधेयक 2021 भी पेश किया जाएगा और इस बिल से बिजली पर सब्सिडी सीधे अकाउंट में आएगी और बिजली बिल पूरा जमा करने के बाद ये सब्सिडी आएगी। पीएफडीआरडीए संशोधन विधेयक 2021, अब इस बिल से क्या होगा ये आपको बताते हैं। एनपीएस ट्रस्ट पीएफआरडीए से अलग हो जाएगा एनपीएस ट्रस्ट, और एनपीएस को और ज्यादा आकर्षक बनाने की कोशिश इसके माध्यम से की जा रही है। बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2021 से सरकारी बैंकों में हिस्सेदारी घटाने की तैयारी है। 51% से हिस्सेदारी घटाकर 26% हो सकती है और 2 सरकारी बैंकों के निजीकरण की कोशिश भी इसके माध्यम से की जा रही है। हमारी संडे की तीसरी बड़ी स्टोरी में खबर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान से जुड़ी हुई। सवाल लगातार उठता है कि देश पहले है या परिवार, नेशन फर्स्ट या फैमिली फर्स्ट। आज ये सवाल फिर उठा। प्रधानमंत्री मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में देश सेवा का मंत्र दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो सत्ता नहीं सेवा के मार्ग पर चलते हैं। कांग्रेस ने पलटवार किया और प्रधानमंत्री को तानाशाह तक कह दिया। देश सेवा बड़ी है या परिवार सेवा? सेवा परिवार की या देश की? मैं आज भी सत्ता में नहीं हूं और भविष्य में भी सत्ता में जाना नहीं चाहता हूं। मैं सिर्फ सेवा में रहना चाहता हूं। मेरे लिए ये पद, ये प्रधानमंत्री, सारी चीजें ये सत्ता के लिए है ही नहीं भाई, सेवा के लिए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान दरअसल उन लोगों को चुभ रहा है, लेकिन सत्ता देश सेवा से बढ़कर परिवार सेवा है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने की असल वजह देश के सामने रखी। करीब 20 सालों तक सत्ता के शीर्ष पद पर रहने वाले नरेंद्र मोदी ने बताया कि उनके लिए सत्ता नहीं, देश की सेवा जरूरी है। प्रधानमंत्री का इशारा दरअसल उन राजनीतिक दलों पर था जिनके लिए सत्ता का मतलब देश सेवा से बढ़कर परिवार सेवा है। पीएम के बयान का तीर सबसे ज्यादा कांग्रेस को चुभा। क्या प्रधानमंत्री बनके ही आप सेवा कर सकते हैं? अगर आपको सेवा करना है तो बहुत सारे तरीके हैं सेवा करने के। सेवा करने वाले लोग विदेशों की यात्राएं नहीं क्या करते? कांग्रेस को पीएम मोदी की बात इतनी गहरी लगी कि कांग्रेस पार्टी ने पीएम मोदी को तानाशाह तक कह दिया।
प्रधानमंत्री मोदी ने सत्ता पर अपने मन की बात क्या की, एनसीपी भी नाराज हो गई। पवार परिवार की पार्टी एनसीपी के नेता और प्रवक्ता नवाब मलिक ने भी पीएम मोदी को निशाना बनाया। अपने मन की बात प्रधानमंत्री करते रहते हैं, लोगों के मन की बात नहीं होती। हमें लगता है मन की बात बंद करें और जन की बात की शुरुआत करें। वैसे प्रधानमंत्री मोदी ने 26 नवंबर को संविधान दिवस समारोह में संसद के मंच से ही राजनीति में परिवारवाद पर प्रहार किया था। तब प्रधानमंत्री मोदी ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक वंशवाद में घिरी राजनीतिक पार्टियों पर निशाना साधा था। जो दल स्वयं लोकतांत्रिक कैरेक्टर खो चुके हो, वो लोकतंत्र की रक्षा कैसे कर सकते हैं? आज देश में कश्मीर से कन्याकुमारी, हिंदुस्तान के हर कोने में जाइए, भारत एक ऐसे संकट की तरफ बढ़ रहा है जो संविधान को समर्पित लोगों के लिए चिंता का विषय है, लोकतंत्र के प्रति आस्था रखने वालों के लिए चिंता का विषय है, और वो है पारिवारिक पार्टियां। पीएम मोदी के इस बयान की हकीकत क्या है, अब ये भी देख लीजिए। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस इसके मौजूदा अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला हैं और आगे उनके बेटे उमर अब्दुल्ला ही इस पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। जम्मू कश्मीर में ही पीडीपी को पहले मुफ्ती मोहम्मद सईद चलाते थे, अब उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती चलाती हैं। पंजाब में अकाली दल को प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर बादल चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पहले मुलायम सिंह यादव थे, अब उनके बेटे अखिलेश यादव हैं। बिहार में आरजेडी का अध्यक्ष लालू यादव हैं और पार्टी में अगला नंबर उनके बेटे तेजस्वी का है। झारखंड में झारखंड की मुक्ति मोर्चा को पहले शिबू सोरेन और अब हेमंत सोरेन चलाते हैं। इसी तरह महाराष्ट्र में शिवसेना को पहले बाला साहेब ठाकरे चला रहे थे, उसके बाद उद्धव ठाकरे और उद्धव के बाद तीसरी पीढ़ी के रूप में आदित्य ठाकरे भी के लिए तैयार हो रहे हैं। तमिलनाडु की बात करें तो वहाँ डीएमके को पहले करुणानिधि चलाते थे, अब उनके बेटे स्टालिन चला रहे हैं। इन सब से बड़ा नाम तो कांग्रेस पार्टी का है। सोनिया गांधी 2 दशकों से भी ज्यादा वक्त से कांग्रेस की अध्यक्ष है और उनके बेटे राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की मांग अक्सर उठती रहती है। सवाल है कि कांग्रेस पार्टी परिवारवाद का प्रतीक बन चुकी है। इस कांग्रेस पार्टी पर 5 पीढ़ियों से ही एक ही परिवार यानी गांधी परिवार का वर्चस्व है। उस कांग्रेस के लिए परिवार अहम है या देश? जवाब देश की जनता बेहतर समझती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारी संडे की चौथी बड़ी स्टोरी उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में आज रैलियों का रविवार देखने को मिला। पूर्वांचल में सीएम योगी ने एक बार फिर भस्मासुर शब्द का इस्तेमाल किया। योगी ने कहा जो माफिया का साथ देगा वो बचेगा नहीं। वहीं अखिलेश यादव ने प्रतापगढ़ में भविष्यवाणी की, मार्च में योगी सरकार का मार्च हो जाएगा। भाइयों बहनों, ये जितने माफिया हैं ये सब भस्मासुर हैं, भस्मासुर। और इन भस्मासुरों को जो भी पालेगा वह अपने विनाश का रास्ता ही तैयार करेगा और इनको कभी भी प्रश्रय नहीं दिया जाना चाहिए। और भस्मासुर को भी प्रश्रय देने वाले लोग भी महाभस्मासुर हैं। अभी आपने मुख्यमंत्री जी को पैदल चलते देखा था, जो अभी से पैदल हो गए हों, और मार्च करते देखा उनको आपने, मार्च करते हुए। जब मार्च आएगी तो जनता इनका मार्च कर देगी। तो कौन मार्च करेगा, कौन सत्ता का सुख भोगेगा, ये तो तय करेगी उत्तर प्रदेश की जनता। संडे की बड़ी स्टोरी में फिलहाल इतना ही। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.